हेलो एवरीवन। तो हमने बायोकेमिस्ट्री अपनी कवर कर ली थी लेक्चर में। आज जो है कि आपके एग्ज़ाम सब हैं, कल से हैं आरआरबी के। तो जो भी आज का लेक्चर है वो लास्ट होगा। मेरे एंड से जितना भी मैं कर सकती थी वो मैंने आपके सिलेबस को कवर कर दिया है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लास्ट वीडियो जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू के दोनों सेट को करेंगे। सेट 1 जिसमें इजी क्वेश्चंस होंगे एंड सेट 2 जिसमें मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करके पूरा जाइए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए विदाउट अ डिले लेट गेट स्टार्टेड, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वेट अ सेकंड। ओके, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, कौन सी ऐसी प्रोटीन है एक्ट एज अ मॉलिकुलर चैप्टर 1 इन द लेंस एंड प्रिवेंट द कैटरैक्ट फॉर्मेशन। तो कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है या फिर प्रोटीन है जो कि एक्ट करता है कैटरैक्ट फॉर्मेशन के प्रिवेंशन में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन का तो कोई लेना देना ही नहीं है कैटरैक्ट और लेंस से। एंड सेकेंड ऑप्शन है अल्फा क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड मायोसिन एंड हीमोग्लोबिन। ये चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हीमोग्लोबिन का कोई प्रेजेंस नहीं होता है, मायोसिन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो आपका जो ये ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा एंड ये तीन ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो दैट इज बी ऑप्शन, जो हमारा अल्फा क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये सही हो जाएगा, जो कि रोल प्ले करता है लेंस में। जो प्रोटीन है उसके ब्रेक डाउन प्रोटीन की तरह काम करता है और लेंस के कैटरैक्ट फॉर्मेशन में प्रिवेंशन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि इन ड्राई आई सिंड्रोम में द मेन लिपिड रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मेन लिपिड रिलेटेड प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द विच ग्लैंड। तो जो लिपिड का सिक्रीशन है वो हमारी मोमोनियम ग्लैंड करती है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल आप लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है कि विच मोनोसेक्राइड, यहाँ पे ध्यान से मोनोसेक्राइड की बात हो रही है। विच मोनोसेक्राइड इज प्राइमरली यूज बाय द लेंस एंड द कॉर्निया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड है। इसको यूज करती है हमारी कौन, लेंस और कॉर्निया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने लेक्चर किया होगा तो आपके लिए ये बिल्कुल ही 1 सेकंड का आंसर है। नाउ फोर्थ है अकोमुलेशन ऑफ सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल कहाँ बनता है, डायबिटिक पेशेंट के जो लेंस होता है उसमें ब्रेक डाउन करके हमें कैटरैक्ट फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। इन द लेंस मेनली लीड टू विच डिजीज। तो हमारा कौन सा डिजीज सॉर्बिटॉल कॉज करता है, दैट इज कैटरैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम पीपी पाथवे कहते हैं, इज प्राइमरली प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आई टिश्यू। तो ये पाथवे अगर वर्क करता है तो कौन सा जो है फॉलोइंग आई टिश्यू है इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो NADPH जो होता है इसमें हमें प्राइमरली प्रोवाइड करेगा आई टिश्यू, जिसमें हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वर्क करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज़ अ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि पूरी बॉडी में पर ग्राम की बात करें तो हमारी रेटिना है ऐसा टिश्यू जो कि हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन करती है। तो ठीक है, तो सी हो गया, दैट इज रेटिना। एंड 7th नंबर क्वेश्चन रीड करिए कि विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सॉर्बिटॉल। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करता है इन पाइलॉल पाथवे। तो पाइलॉल पाथवे की बारे में हमने बात करी थी, जिसमें कि एल्डो रिडक्टेज था जो कि क्या कर रहा था, ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर रहा था। और किसमें होता है, ये डायबिटिक पेशेंट में होता है। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन है डैमेज टू माइट्रोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द रेटिना could lead to। तो अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन रेटिना, तो क्या डैमेज होगा हमारा। तो रेटिना की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं इसकी वजह से। तो इसको आप याद रखिएगा, 8th नंबर क्वेश्चन। नाउ 9th नंबर क्वेश्चन है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज मेनली फाउंड इन अ विट्रियस ह्यूमर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो ऐसा हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे याद रखना है कार्बोहाइड्रेट की बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप भूल रहे हो तो उस लेक्चर को फिर से वापस से जाके रिवाइज कर लेना। ये सेक्शन अब में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा ऐसा है जो मेनली विट्रियस ह्यूमर में हमें देखने को मिलता है। विट्रियस ह्यूमर का लेक्चर भी आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है
जो कि हमें विट्रियस ह्यूमर में देखने को मिलता है और वो लुब्रिकेंट की तरह ऐड करता है, ठीक है, तो वो है हाइलोरोनिक एसिड। ठीक, चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नाउ अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 10th नंबर क्वेश्चन को रीड करिए कि 10th नंबर क्वेश्चन है anaerobic glycolysis pathway in a cornea glucose is ultimately converted into। अगर एनाएरोबिक पाथवे हो रहा है हमारे कॉर्निया में तो हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने हार्ड से मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है कि विच लेंस प्रोटीन इज मोस्ट वल्नरेबल टू ऑक्सीडेटिव स्टेट। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है तो कौन सी ऐसी लेंस की प्रोटीन होगी जो ज़्यादा स्ट्रेस मतलब ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाती है, लीडिंग टू एज रिलेटेड कट्रैक्ट, और उसकी वजह से एज रिलेटेड कट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसी होती है हमारी अल्फा क्रिस्टलाइन प्रोटीन, नहीं सॉरी अल्फा नहीं होगा, बीटा भी नहीं होगा, गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन होगा जो कि मोस्ट वल्नरेबल होती है। अल्फा तो कॉज करती है लेकिन इसमें से सबसे जो जल्दी इफेक्ट होता है वो गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन को होता है, ठीक है। इन डायबिटिक रेटिनोपैथी द इजिएस्ट बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटी इज। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी इन डायबिटिक रेटिनोपैथी द अर्लीस्ट बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटी, क्या होगी बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटी अगर किसी पेशेंट को क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, क्या उसकी ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या फिर इंक्रीज ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, या फिर ऑप्शन सी पाइलोल पाथवे एक्टिवेशन, या फिर ऑप्शन डी आपके पास है हाइलोरोनिक एसिड डिप्लीशन। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी दैट इज पाइलोल पाथवे क्या हो जाएगा, उसका एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। 3rd नंबर क्वेश्चन रीड करिए और आंसर करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हो, देन अपना करेक्ट आंसर चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे पूछ रहा है कि विच बायोकेमिकल कंपोनेंट, कौन सा बायोकेमिकल कंपोनेंट मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को अक्रॉस द कॉर्नियल एपिथेलियम। अब यहाँ पे थोड़े आपको लेक्चर से एडवांस एमसीक्यू देखने को मिल रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कोई एमसीक्यू यहाँ से उठ के आ जाए इस तरह का, तो आपको उसको समझने में हेल्प होगी। तो हमारे जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कहीं पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो रहा हो, चाहे वो कॉर्निया में हो चाहे बॉडी के कहीं पे भी, वहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करता है। तो ये मैंने डायरेक्टली तो लेक्चर में कवर नहीं किया है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक बैलेंस अगर वहाँ पे हो रहा है तो कोई ना कोई पंप एक्टिव होगा, और उसमें एक ही चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में पंप एटीपी पंप है जो कि सोडियम पोटेशियम पाथवे दे रखा है। तो यही आंसर उसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द मेजर फॉस्फोलिपिड फाउंड इन अ रेटिनल फोटोरिसेप्टर मेम्ब्रेन इज। कौन सा ऐसा फॉस्फोलिपिड है, मेजर फॉस्फोलिपिड है जो कि रेटिना की जो फोटोरिसेप्टर्स हैं रॉड एंड कोन्स की मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन रीड करिए, जेंथिन है क्या, या फिर स्फिनोमाइलिन है, या फिर फॉस्फोडाइलीथेनोफ्लेमिन है। इतना लंबा नाम है कि प्रोनाउंस करने में मेरी जीभ ही लगता है कि गायब हो जाएगी। नाउ चलिए कॉर्डोलिपिन है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मेजर फॉस्फोलिपिड मिलता है वो यही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज फॉल। कौन सा लेंस के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए सर्च करते हैं। अ लेंस इज एवस्कुलर, लेंस मेटाबॉलिज्म लाइज हैविली ऑन द एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, लेंस सेल्स हैव अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, एंड लेंस ट्रांसपेरेंसी इन मेंटेन बाय द क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, और कौन सा ऑप्शन हमारा सही है उसमें से एलिमिनेट करिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं सेल्स लेंस में, बाकी एनाएरोबिक प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये भी सही है, और एवस्कुलर होता है ये भी सही है। तो ना सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। यही स्टेटमेंट क्या है लेंस के लिए फॉल्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ 6 जो नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाई सॉर्बिटॉल अकोमुलेशन इन डायबिटिक आई टिश्यू लीड्स टू विच मेजर बायोकेमिकल इफेक्ट। तो हाई सॉर्बिटॉल अकोमुलेशन अगर हो रहा है डायबिटिक आई टिश्यू में तो लीड करेगा कौन सा बायोकेमिकल इफेक्ट लीड करेगा, मतलब उसकी वजह से
क्या होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सॉर्बिटॉल हमारा कलेक्ट हो जाता है तो ऑस्मोटिक स्ट्रेस बढ़ जाता है और वाटर वहाँ पे कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एक टाइम के बाद अगर पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कराया गया, कटरैक्ट मेच्योर हो गया, तो वो कटरैक्ट क्या होता है, डूब जाता है। तो वो डूबता कहाँ है, वाटर इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो डिजॉल्व होते जाता है, ठीक है, ड्यू टू हाई सॉर्बिटॉल अक्यूमुलेशन, ठीक है। चलिए, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। नाउ 7th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑक्सीडेटिव एंजाइम इज NADPH डिपेंडेंट एंड क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूकोथियोन्स इन द लेंसेज। तो ऐसा कौन सा ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो NADP डिपेंडेंट होता है एंड क्रूशियल होता है मेंटेन करने में या रिड्यूस करने में ग्लूकोथियोन इन द लेंस। अब आपको आंसर करना है। तो जो हमारा ग्लूकोथियोन रिडक्टेज है, ये हमारा क्या होता है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, एंजाइम है जो कि ग्लूकोथियोन को लेंस में मेंटेन रिड्यूस करता है और NADP डिपेंडेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि विच पार्ट ऑफ आई secrete component rich in a glycoprotein that help to stabilize the tear film। तो अब किसमें ग्लाइकोप्रोटीन होगा, कौन सिक्रेट करता है जिसमें टीयर फिल्म को स्टेबलाइज करने में हेल्प होती है। तो हमारी जो ग्लोबुलेट सेल्स हैं कंजक्टाइवा की, वो क्या करती हैं, हमारी ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करती हैं, जिससे हमारी टीयर फिल्म क्या होती है, स्टेबलाइज रहती है प्रॉपर तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, इन रेटिनल मेटाबॉलिज्म which process primarily supply to the reducing NADPH2 for the oxidative phosphorylation। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है तो 2 बार इसको पढ़िए। इन रेटिनल मेटाबॉलिज्म which process primarily supply to reduce, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सप्लाई किया जाता है रिड्यूस करने के लिए NADPH2 फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये हमारा होता है क्रेब्स साइकिल्स। अगर ये बिगन हो जाता है तो हमारा रिड्यूस हो जाता है NADPH2, ऑक्सीडेंट फॉस्फोराइलेशन रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, इफ द पेंटोल PPA पाथवे इज डीएक्टिव इन द कॉर्निया, अगर जो हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो डीएक्टिव है कॉर्निया में, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, उसके मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को क्या मिलेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ कॉर्नियल स्टोमा, क्या डिहाइड्रेशन होगा कॉर्नियल स्टोमा में, या फिर डिक्रीज इन एटीपी सिंथेसिस एंड अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉजिंग डैमेज एंड इनहेंस द कोलेजन सिंथेसिस। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हमारा डीएक्टिव हो जाता है PP कॉर्निया में पाथवे, तो मोस्ट लाइकली जो हाइड्रोपेरोक्साइड कॉजिंग एजेंट हैं उनका क्या होने लगता है, धीरे धीरे अक्यूमुलेशन होने लगता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। न्यूट्रिएंट ऑफ द एसेंशियल ऑफ आई, ये लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी नए तरह की नॉलेज आपको मिलती है, नए क्वेश्चन मिलते हैं, आप उनको इसमें से नोट डाउन करके और उसको कवर करके प्लीज जरूर जाइए। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।